आज इस लेक्चर के अंदर हम फोटोन थियरी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेव थियरी कैसे फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। अब इसीलिए वेव थियरी से वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया, तो हमने सेकेंड थियरी फाइंड आउट की, फोटोन थियरी। जिस फोटोन थियरी की वजह से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है, उस फोटोन के पास ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी जिसके बेसिस पे हमने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वापस डिस्कस किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता चले कि ये फोटोन पार्टिकल ही रिस्पांसिबल है किसी भी मेटालिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। इस फोटोन की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद उसकी सारी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, एनर्जी, मोमेंटम, वेवलेंथ, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, जब किसी सोर्स से रेडिएशन बाहर निकलेगा, जैसे वो रेडिएशन हमने एक मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट किया, तो उस मेटालिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गए। ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक स्टडी किया। तब हमने एक फोटोन, एक पार्टिकल के लिए डिस्कस किया कि पार्टिकल, ये फोटोन पार्टिकल क्या होता है। जो लाइट, जो रेडिएशन उस मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होगी, वो अपने साथ कुछ एनर्जी लेके आएगी। तो हमने ये सोचा कि जैसे वो रेडिएशन किसी मेटालिक प्लेट पे इंसिडेंट होगी, उस रेडिएशन के अंदर एनर्जी के पैकेट्स होंगे। वो एनर्जी वाले पैकेट्स जब वो मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होंगे, तो वो वहां से वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे मेटालिक प्लेट के अंदर, उस मेटालिक प्लेट के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी एनर्जी देंगे और वहां से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो लाइट रेडिएशन का मतलब क्या समझा हमने कि वो एक एनर्जी पैकेट अपने साथ लेके आएगा। वो एनर्जी पैकेट जब मैटर के साथ इंटरेक्ट होगा, तब वो वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ये जो एनर्जी पैकेट, उसी पार्टिकल को हमने नाम दिया है फोटोन। फोटो मतलब लाइट, जो रेडिएशन हमने इंसिडेंट की, और ऑन मतलब जो हम छोटे पार्टिकल के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये एक ही फैमिली के सारे पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स। उसी पार्टिकल को हमने, उसी लाइट के पार्टिकल को हमने नाम दिया है फोटोन। फोटोन का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई रेडिएशन उस मेटालिक प्लेट तक पहुंचेगा, तो वो रेडिएशन जब वो अपने रास्ते में वेव की तरह आता होगा, और जब वो रेडिएशन किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेगा, तब उसका नेचर चेंज होकर वो हो जाएगा पार्टिकल नेचर। जैसे इंटरेक्शन होगा, वो अपनी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को देगा और वहां से उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा। इसी लाइट के हमें दो नेचर भी पता चलेंगे कि जब वो सोर्स से रेडिएशन बाहर निकलेगा, तो वो रेडिएशन का बिहेवियर होगा वेव की तरह, बट वो जैसे इंटरेक्ट करेगा, तब उसका बिहेवियर चेंज होके हो जाएगा पार्टिकल नेचर। मतलब वो फोटोन की तरह, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट जहां पे हमें मैटर के साथ इंटरेक्शन से पता चला कि वो रेडिएशन एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज अ पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड फोटोन। तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अब उस फोटोन के पास एनर्जी होगी, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब भी कोई फ्रीक्वेंसी का, जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, ऐसा रेडिएशन जब हम वहां पे इंसिडेंट करेंगे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और सेकेंड थिंग, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो हमें पता चला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया, मतलब उसका एनर्जी भी चेंज होगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले वो अलग अलग एनर्जी से बाहर निकलेंगे। उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिली? जो हमने फोटोन वहां पे इंसिडेंट किया। इसका मतलब फोटोन के पास एनर्जी होती है। वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो वो एनर्जी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी स्टडी भी किया है, h into न्यू। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। नाउ मोमेंटम, अगर वो पार्टिकल वहां से एनर्जी लेके किसी मेटालिक प्लेट के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट होगा, तो वो पार्टिकल के पास मोमेंटम होगा कि नहीं? अगर मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला हो सकता है? तो ये यहाँ से एक मोमेंटम का न्यू फॉर्मूला हमें मिला। जब वो पार्टिकल नेचर की बात करेंगे, तब हमने ऑलरेडी मैकेनिक्स में मोमेंटम का फॉर्मूला स्टडी किया, P = m × d, मास × वेलोसिटी। तो यहां से हमें मोमेंटम का फोटोन के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला मिला है, बिकॉज यहाँ पे है h/c। h मतलब क्या होगा? एनर्जी अपॉन स्पीड। अब एनर्जी अपॉन स्पीड मोमेंटम होगा, तो ये आप चेक कर सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस से, या फिर आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता है, मोमेंटम = यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? 12mv² अपॉन वेलोसिटी। तो यहां से भी आपको पता चलेगा m × v मतलब मोमेंटम
बचेगा। बट ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं करना है, आपको ये मोमेंटम याद रखना है फोटोन के लिए। जब हमें पता चलेगा कि फोटोन के पास नेग्लिजिबल मास होता है, तो मास नहीं होगा, तो यहाँ से हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, P इक्वल टू m इंटू v से। सो ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना है, सिर्फ आप इसको डायमेंशन एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो कि ये मोमेंटम का ही डायमेंशन होगा। सो मोमेंटम ऑफ द फोटोन क्या हम लोग लिखेंगे, एनर्जी पर स्पीड, h into mu, एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें ये पता है कि nu and c इसका भी रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाई लेम्डा, तो यहां से nu अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन लेम्डा भी होगा। इसी चीज को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, तो क्या बचेगा, मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन लेम्डा। तो ये भी एक नया फॉर्मूला। तो ये तीनों फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। अब इस चीज के अंदर हमने ये चीज देखी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो हमने ऑलरेडी 3 पैरामीटर स्टडी किए हैं, तो अब ये वापस डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इंटेंसिटी के साथ एनर्जी का कोई लेना देना नहीं होगा। जब वो वेव थ्योरी में था तब वो पॉसिबल था, बट वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है अभी। तो यहाँ पे ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये एक पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। नाउ द पॉइंट नंबर 3। अब जैसे हमारे पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, n नंबर ऑफ फोटॉन्स हमने किसी मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट किए, तो उसके साथ इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। एक फोटोन हमने वहां पे इंसिडेंट किया तो उसकी इंटेंसिटी कुछ होगी I। ऐसे हमने n फोटॉन्स वहां पे इंसिडेंट किए, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी। इफ n फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया, देन I इज इक्वल टू n टाइम्स h इनटू nu, where energy of photon is independent of intensity of radiation। यहाँ पे ये कंडीशन वापस स्पेसिफाई की, एनर्जी की बात करोगे तो आपको एनर्जी का और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे ये एक चीज आपको माइंड में फिक्स करनी है, बिकॉज ये पार्टिकल नेचर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। सो इंटेंसिटी के लिए हमें एक नया फॉर्मूला मिला, n इंटू h इंटू न्यू, n टाइम्स h इंटू न्यू, जहां पे h इंटू न्यू तो फिक्स होगी, वो इंटेंसिटी के साथ रिलेटेड नहीं होगी। नाउ फोर्थ पॉइंट, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये जो पार्टिकल हमने लेयर बनाया है फोटॉन्स, वो फोटॉन्स के पास चार्ज किया होगा, तो वो फोटॉन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटरेक्शन करते हुए देखा कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोटॉन को प्लेस करके देखा, तो वहां पे हमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं मिला। हम करना चाहते हैं कि वो इंटरेक्ट करे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बट वहां पे हमने क्या देखा कि उस चार्ज पार्टिकल, उस फोटोन पार्टिकल के लिए हमें कोई इंटरेक्शन नहीं मिला। जब हमने ये थियरी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी हम चार्ज पार्टिकल को प्लेस करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब प्लेस करेंगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब वो एक्सेलरेट करेगा। इसका भी फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ma इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो एक्सेलरेट करेगा वो पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड में जब वो पार्टिकल को हम प्लेस करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये दोनों में से एक भी इंटरेक्शन नहीं हुआ फोटोन के लिए, तब हमें पता चला कि फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। नाउ द पॉइंट नंबर 5, ड्यूरिंग कोलिजन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे हमने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा है, और थर्ड पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उस तीनों कंडीशन में क्या था कि हम ना एनर्जी क्रिएट करेंगे, ना मोमेंटम क्रिएट करेंगे, ना चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना मोमेंटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना चार्ज को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ इनका एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, जब वो फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वो फोटोन अपनी सारी एनर्जी, सारा मोमेंटम, बिकॉज यहाँ पे हमने पढ़ा एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, वो अपना सारा एनर्जी मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन को देके वहां से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बिफोर द प्रोसेस, आफ्टर द प्रोसेस सेम नहीं रहेंगे। मतलब हम लोग फोटॉन्स को, जितने फोटॉन्स हमने भेजे उतने ही फोटॉन्स हमें वापस मिलेंगे, ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स नॉट कंजर्व, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं रहते। तो ये एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट इस कैरेक्टरिस्टिक में आपको याद रखनी है। जैसे एनर्जी कंजर्व होती है, मोमेंटम कंजर्व होता है, और चार्ज भी कंजर्व होते हैं, वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं रहते। मतलब जब वो फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, किसी भी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा,
तो वो उस फोटोन के पास जो एनर्जी होगी, जो मोमेंटम होगा, वो कंजर्व हो सकता है, बट वो पार्टिकल खुद कंजर्व नहीं रहेगा। मतलब वो अपनी एनर्जी मोमेंटम किसी को देके उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय होगा। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कभी भी कंजर्व नहीं होंगे। तो ये पॉइंट नंबर 5। इन द लास्ट वन, मास ऑफ फोटोन। ये जब आइंस्टाइन की थ्योरी स्टडी की थी, E = mc², इसी से हमने ये मास ऑफ द फोटोन भी बनाया है, hν/c²। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है, आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में भी आ सकती है। इसी पॉइंट को आपकी बुक में और भी एक्सपांड करके 2-3 पॉइंट इसी में से भी बनाए होंगे, बट आपको ये 6 पॉइंट्स मेनली याद रखने हैं। वापिस एक बार मैं सारे पॉइंट्स शॉर्टली रिवाइज करवाता हूँ, एक बार समझ लिए वापस। फर्स्ट पॉइंट में हमने फोटोन की डेफिनेशन दी। जब भी कोई रेडिएशन किसी मेटालिक प्लेट, किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेगा, तब वो इंटरेक्शन के टाइम वो रेडिएशन कन्वर्ट हो जाएगा पार्टिकल में। उस पार्टिकल को हमने नाम क्या दिया, फोटोन। अब वो पार्टिकल जिसने इस मेटालिक प्लेट को हिट किया, मतलब हमने उस प्लेट के ऊपर इसको इंसिडेंट किया है, तो वहां से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या नहीं? मतलब हमने जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला उसके पास कोई एनर्जी होगी, तो एनर्जी तो होगी। वो एनर्जी कहां से आई? जो फोटोन वहां पे इंसिडेंट हुआ, वो फोटोन ने अपनी एनर्जी दी। इसका मतलब फोटोन के पास एनर्जी होती है। अगर उसके पास एनर्जी है तो उसके पास मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम का हमने एक नया फॉर्मूला देखा, एनर्जी पर स्पीड। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। थर्ड पॉइंट, जब हमने n फोटॉन्स को किसी मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट किया, तब इंटेंसिटी कितनी होगी? तो n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। बट इंटेंसिटी के इंक्रीमेंट से एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। ये हमने ऑलरेडी थर्ड पैरामीटर में ग्राफ से समझा। फोर्थ पॉइंट, फोटोन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करके उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए। ना वो पार्टिकल रिफ्लेक्ट होता है, ना वो पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ, ना वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन किया। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लास्ट पॉइंट, फोटोन और मैटर। अब जब भी कोई फोटोन का मटेरियल के साथ कोलिजन होगा, तो उस कोलिजन में कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है? तो हमने क्या इस चीज के अंदर ऑब्जर्व किया, किसी भी पार्टिकल के साथ जब फोटोन टकराएगा, तब वो अपनी एनर्जी मोमेंटम वहां पे देगा और बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस, बट वो पार्टिकल कंजर्व रहेगा। वो नंबर ऑफ पार्टिकल कंजर्व रहेंगे या नहीं, वो हमें नहीं पता। सो फिफ्थ पॉइंट में नंबर ऑफ फोटॉन्स नॉट कंजर्व, ये एक चीज आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज मास ऑफ फोटोन। फोटोन का मास कितना होगा? वो आइंस्टाइन इक्वेशन से हमने लिखा, m = hν/c²। तो ये 6 पॉइंट आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस फोटोन थियरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वापस एक्सप्लेन करेंगे। सो अब जो हमने फोटोन थियरी एक्सप्लेन की, सारे कैरेक्टरिस्टिक देखे, इसी के बेस पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वापस डिस्कस करेंगे विद द यूज ऑफ फोटोन। अब जैसे हमने फोटोन को डिस्क्राइब किया कि जैसे फोटोन की सारी कैरेक्टरिस्टिक देखी, उसी फोटोन थ्योरी के बेस पे नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय फोटोन। सो फर्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा, अब जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी की थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने जो पैरामीटर्स देखे थे, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग जब भी हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे या फिर इंटेंसिटी चेंज करेंगे, तब उस कंडीशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा। बट उस कंडीशन में हमने क्या देखा, करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट का इंक्रीमेंट, इसका मतलब हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज किए। सो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीजेस, इट मींस करंट इंक्रीजेस। इसका मतलब करंट इंक्रीज हो गया। मतलब हमने जो लाइट को इंसिडेंट किया, जो रेडिएशन हमने इंसिडेंट किया, उस रेडिएशन का इंटरेक्शन जब मेटालिक प्लेट के साथ हुआ, मतलब जो फोटोन इंटरेक्ट करेंगे, तब वो फोटोन अपनी एनर्जी वहां पे देंगे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्शन मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से नॉकआउट होंगे। तो अगर हमने इंटेंसिटी चेंज की, तो इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो सेम रहेगी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट रहेगा। बट उस कंडीशन में हमें I = NeA/Vd, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट भी इंक्रीज हो जाएगा।
सो फर्स्ट पॉइंट जो हम फोटोन से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर हमने किसी फोटोन को, अब हम लोग रेडिएशन के प्लेस पे यूज करेंगे फोटोन, अब किसी एक फोटोन को किसी फ्रीक्वेंसी के साथ एक मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तब उस मेटालिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो डिपेंड करेंगे कि कितनी इंटेंसिटी के उस फोटोन को हमने इंसिडेंट किया है। सो ये फर्स्ट पॉइंट, इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा, बट जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। उस कंडीशन में हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी थी, ये पैरामीटर नंबर 2। अब सेकंड पॉइंट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी E is equal to h nu। अब ये सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या एक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि जब हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज की उसी रेडिएशन के लिए, तब हमने क्या देखा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा चेंज हो गया। मतलब हमने जब फोटोन थ्योरी स्टडी की तब हमने बताया कि जो रेडिएशन किसी मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे वो रेडिएशन अपने साथ एनर्जी लेके आएगा, वेव पैकेट। उसी वेव पैकेट को हमने नाम दिया है, एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट को हमने नाम दिया है फोटोन। तो वो फोटोन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा, तो उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। अगर एनर्जी डिफरेंट हो गई, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। तो ये थ्योरी हम लोग फोटोन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब हमने जो थर्ड पैरामीटर एक्सप्लेन किया था, उसी थर्ड पैरामीटर में अगर हम बोलेंगे हम रेडिएशन के प्लेस पे फोटोन, हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स को उस मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट किया, तो उस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ उस फोटोन की एनर्जी भी डिफरेंट हो जाएगी। अगर हमें डिफरेंट एनर्जी मिलेगी, इसका मतलब हमने डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मिला। तो ये ऑलरेडी हमने थर्ड पैरामीटर में डिस्कस किया है। तो इसका मतलब जो हमारी जो थियरी है फोटोन थियरी, वो सारे पार्टिकल जो वो एनर्जी पैकेट हमने डिसाइड किया कि उसी को हमने नाम दिया है फोटोन। तो ये फोटोन रियलिस्टिक पार्टिकल हो गया कि ये रियली में पॉसिबल है। उसी फोटोन की वजह से हमने देखा कि वो फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, अगर हमने उसको एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ उस मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट किया तो ये सेकेंड पॉइंट में हमें उसी फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक यूज की इज इक्वल टू h इंटू न्यू। अगर एक फ्रीक्वेंसी का फोटोन हमने इंसिडेंट किया तो उस फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन के साथ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। अगर हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की तो हमने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन अलग एनर्जी से वहां से रेडिएट होगा, वहां से एमिट होगा। सो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एनर्जी में चेंजेस मिला। अगर एनर्जी चेंज होगी, इसका मतलब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। द लास्ट पॉइंट, इफ nu is less than nu naught, electrons are not ejected from the metallic surface whatever be the intensity। अब थर्ड पॉइंट पे हमने ये एक चीज डिस्कस की थी कि अगर हमने एक फ्रीक्वेंसी का लाइट वहां पे इंसिडेंट किया, अगर वो फ्रीक्वेंसी उस मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो उस मेटालिक प्लेट से कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं निकलेगा। तो ये चीज यहाँ पे भी हमने डिस्कस की कि अगर फोटोन के लिए अगर हमने ऐसी एनर्जी सिलेक्ट की कि वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब उस मेटालिक सरफेस के वर्क फंक्शन से कम होगी, तो वो एनर्जी वाला फोटोन, वो फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर हमने रेडिएशन के प्लेस पे फोटोन यूज किया, तो अगर इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगा। हमने क्या देखा था कि एक मेटालिक प्लेट के ऊपर हमने एक फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन इंसिडेंट किया, उस फोटोन से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अब हमने ये सोचा कि जब एक बार हमने यहाँ पे इंसिडेंट किया, एक बार हमने स्ट्राइक करवाया, वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। हमने एक नहीं और 10 बार उसको स्ट्राइक करवाया, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 1000 टाइम्स, पर एक ही फ्रीक्वेंसी का, जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम थी, उसी फ्रीक्वेंसी के फोटोन्स को 1000 टाइम्स वहां पे हमने इंसिडेंट करवाया, वहां पे स्ट्राइक करवाया, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाया वहां से। इसका मतलब कि जो इंटेंसिटी है वो हमने कंटिन्यू चेंज करते रहे। एक बार हमने 100 वोल्ट का बल्ब लगाया, सेकंड टाइम 200, थर्ड टाइम 500, अलग अलग इंटेंसिटी के बल्ब यूज किए, बट उसके अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। सेम चीज हमने फोटोन के लिए भी अप्लाई की। अगर हमने उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम रखी, तो वो फोटोन किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, नॉकआउट नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों पॉइंट से हमने फोटोन थ्योरी को रिलेट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। इसी पॉइंट के साथ हमें पता चलेगा कि उस लाइट, उस रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होगा। तो वो रेडिएशन
जब किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेगा तब उसका वो बिहेवियर हमें दिखेगा और उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि वो अपनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को देगा और वहां से वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा। बट वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने एक्सप्लेन की फोटोन थ्योरी से। अब नेक्स्ट हम लोग एक इंपॉर्टेंट ग्राफ स्टडी करेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन के लिए, जो हमें शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट वो लास्ट टॉपिक हम लोग थ्योरी में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट। नेक्स्ट हम लोग अब ये आइंस्टाइन इक्वेशन जो हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी, इसी के बेस पे हमने एक छोटा ग्राफ बनाया है। उसी ग्राफ के बेसिस पे हम लोग डिटरमिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन स्टडी करेंगे। अब ग्राफिकल मेथड से ये चीज कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये थ्योरी हमें एनसीईआरटी में नहीं दी, बट हम लोग इस ग्राफ को, इस कांसेप्ट को समझना चाहते हैं बिकॉज वो एमसीक्यू में हमें यूजफुल रहेगा। सो लास्ट में हमने जो आइंस्टाइन थ्योरी स्टडी की थी उसके बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन थी हमारी E V नॉट व्हिच इज इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो V नॉट इज इक्वल टू h by E into न्यू माइनस फाइ नॉट by E। ये भी एक हमारी इक्वेशन बनेगी। अब ये वाली जो इक्वेशन होगी इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एलएचएस वाला जो टर्म होगा हमारा वो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टर्म इनटू ब्रैकेट जो h by E है, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन जो मेटल के लिए कांस्टेंट होगा और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट होगा। तो ये सारी इक्वेशन के अंदर हमारे पास वेरिएबल टर्म कौन से होंगे, तो वेरिएबल टर्म होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। तो हमने जो यहाँ पे ग्राफ बनाया है वो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के लिए है। फ्रीक्वेंसी किसी भी मेटल के लिए हम लोग जब लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, ये कांसेप्ट अब हमें पता है। तो यहाँ पे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे मिला। आगे हमें कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो फ्रीक्वेंसी शायद हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, यहाँ पे हमें ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी चेंजेस मिले, और वो चेंज कैसा मिला हमें, लीनियर। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम, और उसी इक्वेशन से इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनी v नॉट इज इक्वल टू h by E into न्यू माइनस फाइ नॉट by E। इसमें से कांस्टेंट टर्म हमारे कौन से रहेंगे, h by E एंड फाइ नॉट by E। तो ये न्यू वर्सेस v नॉट का ही ग्राफ हो गया, मतलब हमने जो ये ग्राफ बनाया है वो सेम इक्वेशन के लिए है। अब इसी इक्वेशन में हम इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देंगे। तो इसी इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें स्लोप कितना मिलेगा, तो स्लोप इज इक्वल टू h by E, ये हमने कंपेयर किया यहाँ से। और इसी डायग्राम में हमने स्लोप को रिप्रेजेंट किया है 3 पॉइंट के साथ A, C एंड B। अब इस ग्राफ के लिए हम अगर हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC, सो व्हिच इज इक्वल टू AC अपॉन BC व्हिच इज इक्वल टू tan थीटा। तो हम यहाँ पे स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्लोप हमारा कितना है, h by E। तो इस ग्राफ के लिए जो हमारा स्लोप बनेगा वो स्लोप होगा h by E। अब इसी से हम लोग प्लैंक कांस्टेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं इसको, प्लैंक कांस्टेंट को। इसी इक्वेशन को हम h इज इक्वल टू E इंटू AC by BC भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू E इंटू स्लोप which is equal to E into slope of V naught versus न्यू ग्राफ। तो ये प्लैंक कांस्टेंट के लिए इक्वेशन बनी। तो इसीलिए ये हमने ग्राफ बनाया जिसमें से हमें प्लैंक कांस्टेंट के लिए भी कोई यूजफुल कांसेप्ट मिल सकता है। अब नेक्स्ट इसके लिए इस ग्राफ को आप ऑब्जर्व कीजिए। तो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट आपको कितना मिला है, फाइ बाई E। ये वर्टिकल एक्सिस के लिए हमारा इंटरसेप्ट है। इसी इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू 0 मतलब फ्रीक्वेंसी, x एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी कौन सी ली है, फ्रीक्वेंसी। इसी इक्वेशन में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी 0 करेंगे तो हमारा इंटरसेप्ट जो हमारा कांस्टेंट मिलेगा ये y इज इक्वल टू mx प्लस c में
तो ये इक्वेशन हमारी किसके लिए हो जाएगी, वर्टिकल एक्सिस के इंटरसेप्ट के लिए हमने c रिप्रेजेंट किया है, और इसी इक्वेशन को हमने इसके साथ कंपेयर किया तब हमें पता चला कि वर्टिकल एक्सिस पे इंटरसेप्ट हमारा कितना होगा, फाई नॉट बाई ई। सो ये हमारा फाई नॉट बाई ई हमारा वर्टिकल एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे इसको लिख लेते हैं हम इंटरसेप्ट ऑफ वर्टिकल एक्सिस which is equal to minus phi naught by e। अगर इसी इक्वेशन से हम phi naught मतलब वर्क फंक्शन भी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू e इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने e इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड लिया है इसलिए ये पूरा मॉड्यूलस वाला टर्म, इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव रखा है। तो इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस फाई नॉट बाई ई, तो फाई नॉट इज इक्वल टू ई इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें वर्क फंक्शन भी मिल सकता है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें प्लैंक कांस्टेंट और वर्क फंक्शन दोनों के लिए कोई एक कांसेप्ट मिलेगा जिस चीज को हम एमसीक्यू में यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।